हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल दागास हिंदी स्टोरी टेलर में आप सबका स्वागत है। जनरली लोगों को कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो अगर आप लोगों को कहानियां सुनना पसंद है तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। तो चलिए कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी है मशहूर लेखिका जेके राउलिंग द्वारा लिखित रिकॉर्ड ब्रेकिंग अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर सीरीज हैरी पॉटर के पहले किताब हैरी पॉटर और फारस पत्थर से है। चलिए तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 7 बोलती टोपी। दरवाजा एकदम खुल गया। वहां काले बालों वाली एक लंबी जादूगरनी हरे दुशाले में खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत कठोर था और उन्हें देखते ही हैरी के मन में पहला विचार ये आया कि उनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर मैगोनागल, फर्स्ट ईयर के बच्चे, हैग्रिड ने कहा। धन्यवाद हैग्रिड, यहाँ से इन्हें मैं ले जाऊंगी। उन्होंने दरवाजे को चौड़ा खोल दिया। प्रवेश हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली का पूरा घर उसमें समा सकता था। ग्रीनगार्ड की तरह यहाँ भी पत्थर की दीवारों पर जलती हुई मशालों से रोशनी हो रही थी। छत इतनी ऊंची थी कि देखते ही नहीं लगता था कि ऊपर की मंजिलों तक जाने के लिए संगमरमर की शानदार सीढ़ियां उनके सामने थी। सख्त पत्थर के फर्श पर वे प्रोफेसर मैगोनागल के पीछे पीछे चल दिए। दाएं तरफ के दरवाजे से हैरी को सैकड़ों हल्की हल्की जबकि किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपको हाउस के पॉइंट घटा दिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट वाले हाउस को हाउस कप दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे आशा है आप जिस भी हाउस में जाएंगे उसके लिए गौरव साबित होंगे। चुनने के लिए रस पूरे स्कूल के सामने कुछ ही मिनटों में होगी। मैं सुझाव देती हूँ कि बेहतर होगा आप लोग इंतजार करते समय अपने आप को तैयार कर लें।
उनकी आंखें एक पल के लिए नेविल के चौगे पर रुकी, जो उसके बाएं कान के नीचे बंधा था, और फिर रॉन की नाक के धब्बे पर। हैरी घबराकर अपने बाल संवारने की कोशिश करने लगा। जब हम सब आपके लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगी, प्रोफेसर मैगनगल ने कहा। कृपया शांति से इंतजार करें। वे कमरे से चली गई। हैरी ने धूप निकला। हमें हाउस के लिए कैसे चुना जाएगा? उसने रॉन से पूछा। मुझे लगता है किसी तरह का इस्तेमाल होता होगा। फ्रेड ने कहा था कि इसमें बहुत दर्द होता है, पर मुझे लगता है वो मजाक कर रहा था। हैरी का दिल धड़क रहा था। इम्तिहान, और वो भी पूरे स्कूल के सामने। परंतु उसे तो अभी रत्ती भर भी जादू नहीं आता। हे भगवान, उसे न जाने क्या करके दिखाना होगा। यहाँ कदम रखते ही उसे ऐसे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने चारों तरफ चिंता से देखा तो देखा सभी डरे हुए थे। कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था, सिवाय हरमाइनी ग्रेंजर, जो आपने सीखे हुए सभी मंत्र बहुत तेजी से दोहरा रही थी और सोच रही थी कि उसे न जाने कौन सा मंत्र इस्तेमाल करना होगा। हैरी ने बहुत कोशिश की कि हरमाइनी की बातों की तरफ उसका ध्यान ना जाए। वो कभी इतना ज्यादा नहीं घबराया था, कभी नहीं। तब भी नहीं जब उसे वार्नर अंकल के पास स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ा था, जिसमें लिखा था कि उसने न जाने कैसे अपने टीचर के बी के नीच नीला कर दिया था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। किसी भी पल प्रोफेसर मैगनगल वापस आ सकती थी और उसे उसके दुर्भाग्य की तरफ ले जा सकती थी। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वो हवा में 1 फुट ऊपर उछल गया। उसके पीछे कुछ बच्चे चीखे, क्या बेवकूफी है। उसने जोर से सांस ली। उसके आसपास खड़े बच्चों ने भी ऐसा ही किया। लगभग 20 सफेद भूत पिछली दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए थे। मोती की तरह सफेद और कुछ हद तक पारदर्शी ये भूत कमरे में दसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। वे आपस में बहस कर रहे थे। सन्यासी की तरह दिखने वाला एक मोटा और नाटा भूत कह रहा था, मैं तो यही कहूंगा कि माफ कर दो और भूल जाओ। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे सन्यासी, क्या हमने प्लीज को वे सारे मौके नहीं दिए थे जो उसने मिलने चाहिए थे? वो हम सबका नाम बदनाम करता है और आप तो जानते ही वो सचमुच भूत भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुलूबंद और चुस्त कपड़े पहने एक भूत ने अचानक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को देख लिया था। किसी ने जवाब नहीं दिया। नए विद्यार्थी होंगे, मोटे सन्यासी ने कहा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम लोगों को हाउसों के लिए चुना गया है। कुछ बच्चों ने सहमति से सिर हिलाया। सन्यासी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुमसे मेहनतकश में मुलाकात होगी, मेरा पुराना हाउस। तभी एक तीखी आवाज आई, अब चलिए, चुनने की रस्म शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैगनगल लौट आई थी। एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार से तैरते हुए चले गए। आप लोग लाइन बना ले, प्रोफेसर मैगनगल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा और मेरे पीछे आई। हैरी की हालत बुरी थी। उसके पैर जैसे
अचानक बहुत भारी हो गए। लाइन में हैरी रेत जैसे भूतों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा हो गया और रॉन हैरी के पीछे। फिर वे लोग कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ मुड़कर दोहरे दरवाजे से होते हुए बड़े हॉल में आ गए। हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना भी नहीं की थी। यह हजारों मोमबत्तियां जल रही थी जो उन 4 लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थी जहां बाकी विद्यार्थी बैठे थे। इन टेबलों पर सुनहरी चमकती प्लेट पर प्याले रखे थे। हॉल के ऊपरी हिस्से में एक और लंबी टेबल थी जहां टीचर्स बैठे थे। प्रोफेसर मैकगोनागल फर्स्ट ईयर के बच्चे को वहां तक ले गई ताकि वे लोग बाकी विद्यार्थियों के सामने खड़े रहे और टीचर्स उनके पीछे की तरफ रहे। उन लोगों को घूमने वाले सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की हिलती हुई रोशनी में पीली लालटेनों की तरह दिख रहे थे। विद्यार्थियों के बीच में कहीं कहीं कौरेदार चांदी की तरह चमकते भूत भी नजर आ रहे थे। घूरती आंखों से बचने के लिए हैरी ने ऊपर की तरफ देखा और वहां से सितारों से भरी एक मखमली काली छत दिखी। उसने सुना हरमाइनी फुसफुसा रही थी, इस पर जादू किया गया है ताकि ये बाहर के आसमान की तरफ दिखे। हॉगवर्ट्स का इतिहास किताब में मैंने ये पढ़ा है। ये विश्वास करना मुश्किल था कि ऊपर छत भी थी, क्योंकि लग तो ऐसा रहा था जैसे बड़ा हॉल सीधे आसमान में ही खुलता था। जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने बिना कुछ कहे 4 पैर वाला एक स्टूल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने रख दिया तो हैरी ने जल्दी से दोबारा नीचे देखा। स्टूल के ऊपर उन्होंने जादूगरी की एक टोपी रखी जिसके नोक उभरी हुई थी। ये टोपी फटी थी, गंदी थी और इसमें बहुत सारे पैबंद लगे थे। पेटूनिया आंटी ने इसे अपने घर में नहीं घुसने दिया होता। शायद इन लोगों को टोपी में से खरगोश निकालकर दिखाना होगा। हैरी की कल्पना अब क्लब से बाहर हो चुकी थी। यही हो सकता है। उसने देखा कि हॉल में बैठे सभी लोग टोपी की तरफ घूर रहे थे, इसलिए वो भी उसकी तरफ घूरने लगा। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर टोपी हिली। उसके ऊपर की तरफ की सिलाई चौड़ी खुल गई, जैसे यह उसका मुंह हो, और फिर टोपी ने गाना शुरू कर दिया। तुम्हें शायद लगेगा मैं सुंदर नहीं हूँ, पर अपनी आंखों पर मत करो यकीन। मुझसे ज्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी, चाहे तुम आसमान ढूंढ लो या जमीन। चाहे तुम्हारे पास हो काले डर्बी हेड या फिर टोपियां रेशमी और ऊंची, पर मैं हूँ हॉगवर्ट्स की चुनने वाली टोपी। उन सब से मैं हूँ ज्यादा अच्छी। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मुझसे कुछ नहीं छुपा। बोलती टोपी सब देख सकती है, यह मान लो। इसलिए मुझे पहन लो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना चाहिए। सचमुच जान लो। तुम जा सकते हो गरुड़ द्वार में, जहाँ बहादुर शेरदिल लोग रहते हैं। उनकी हिम्मत, हौसला और दिलदारी गरुड़ द्वार को आरो से अलग करते हैं। तुम जा सकते हो मेहनत कश में, जहाँ निष्पक्ष और वफादार रहते हैं। मेहनत कश के बच्चे सच्चे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से सभी नहीं डरते हैं। या तुम जा सकते हो समझदार पुराने चील घात में। बेशक तेज हो तुम्हारा दिमाग, हाजिर जवाब और ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं अपने ही तरफ के लोग बाग।
या शायद नाग शक्ति में भी जा सकते हो, जहां आप सच्चे दोस्त बनाएंगे। ये चालाक लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छा बुरा हर तरीका प्रयोग में लाएंगे। इसलिए मुझे लगा लो, डरो मत और चिंता मत करो जरा भी। तुम सुरक्षित हाथों में हो, हालांकि मेरे हाथ नहीं है, क्योंकि मैं हूँ सोचने वाली टोपी। जब टोपी ने गाना बंद किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टोपी ने चारों टेबलों की तरफ सिर झुकाया और फिर चुप हो गई। तो हमें सिर्फ टोपी पहनना है? रॉन ने हैरी से फुसफुसा कर कहा। मैं फ्रेड को जान से मार डालूंगा। वो कह रहा था कि हमें दैत्य से लड़ना पड़ेगा। हैरी मन मारकर हंसा। हाँ, टोपी पहनना मंत्र पढ़ने से लाख गुना अच्छा था, परंतु वो सोच रहा था काश वो अकेले में टोपी पहन सकता। काश टोपी पहनते समय इतने सारे लोग उसे नहीं देख रहे होते। उसे लग रहा था कि टोपी ने उन लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी। हैरी को उस वक्त लग रहा था कि ना तो वो बहादुर है, ना ही हाजिर जवाब या बुद्धिमान। अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बताया होता तो उसके लिए वही हाउस सही होता। प्रोफेसर मैकगोनागल ने हाथ में चमड़े के कागज का लंबा रोल लेकर आगे बढ़ी। जब मैं आपका नाम बोलूं, तब आप आकर टोपी पहन लेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके। उन्होंने कहा। हन्ना एवर्ड, गुलाबी चेहरे, लंबी चोटी और भूरे बालों वाली एक लड़की लाइन में बाहर निकली। उसने टोपी लगाई जो उसकी आंखों के सामने आ गई और फिर वो स्टूल पर बैठ गई। एक पल के बाद टोपी चिल्लाई, मेहनतकश। जब हन्ना दाहिनी तरफ की मेहनतकश टेबल पर बैठने के लिए गई, तो वहां से तालियों की और खुशी से चिल्लाने की आवाजें आई। हैरी ने देखा कि मोटे सन्यासी का भूत हन्ना की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था। सूजन बोन्स, मेहनतकश। टोपी एक बार फिर चिल्लाई और सूजन भी हन्ना के बगल में बैठने के लिए दौड़ पड़ी। टेरी ब्लूट, चीलघात। इस बार बाई तरफ से दूसरी टेबल पर तालियां बजने की आवाजें आई। टेरी के पास आने पर चीलघात के कई विद्यार्थी उसे हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। मैंडी बाकलहस्ट भी चीलघात में गई, परंतु लैवेंडर ब्राउन पहली नहीं गरुड़दार बनी और सबसे बाई तरफ की टेबल पर खुशी का शोर गूंज उठा। हैरी देख रहा था कि रॉन के जुड़वा भाई सीटी बजा रहे थे। मिलीसेंट बुलफ्रोस्ट पहली नाग शक्ति बनी। शायद नाग शक्ति के बारे में उसने जो सुना था उसकी वजह से ये हैरी की कल्पना हो, परंतु उसके मन में यह विचार आया कि नाग शक्ति के विद्यार्थी बुरे दिख रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे याद था कि उसके पुराने स्कूल में खेलकूद के पीरियड में टीम बांटने समय क्या होता था। उसे हमेशा सबसे आखिर में चुना जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी डडली के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि वे उसे पसंद करते थे।
जस्टिन फ्रेंचेसली मेहनतकश। हैरी ने देखा कि कई बार टोपी हाउस का नाम तत्काल चिल्ला देती है, परंतु कई बार इसे फैसला करने में थोड़ी देर लगती है। सिम्स फिनिगन, जो लाइन में हैरी के आगे खड़ा रेत जैसे भूरे बालों वाला लड़का था, स्टूल पर लगभग 1 मिनट तक बैठा रहा और इसके बाद टोपी ने उसे गरुड़ द्वार के लिए चुना। हरमाइनी ग्रेंजर, हरमाइनी लगभग दौड़ती हुई स्टूल तक गई और उसने उत्सुकता से टोपी अपने सिर में घुसा ली। गरुड़ द्वार, टोपी चिल्लाई। रॉन के मुंह से आ निकल गई। हैरी के मन में एक भयानक विचार आया, क्योंकि जब कोई बहुत घबराया होता है तो उसके मन में हमेशा भयानक विचार ही आते हैं। क्या होगा अगर उसे चुना ना जाए? क्या होगा अगर वो टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे और फिर प्रोफेसर मैकगोनागल उसके सिर से टोपी हटाकर कहे कि कहीं कोई गलती हुई है और उसे वापस ट्रेन में बैठकर घर जाना पड़ा। जब मेंढक घुमाने वाले लड़के नेविल लॉन्गबॉटम का नाम लिया गया तो वो स्टूल तक जाने समय गिर पड़ा। टोपी को नेविल के बारे में फैसला करने में बहुत समय लगा। जब ये आखिरकार चिल्लाई गरुड़ द्वार, तो नेविल उसे उतारे बिना ही दौड़ पड़ा। फिर हंसी के फुब्बारे के बीच वो वापस लौटा और उसने टोपी मराक मैकगोनागल को दे दी। जब मैल्फॉय का नाम पुकारा गया तो वो अकड़ते हुए आगे आया और उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो गई। टोपी ने उसके सिर को बस छुआ ही था कि वो चीख पड़ी, नाक शक्ति। मैल्फॉय अपने दोस्तों क्रैब और ग्राइल के पास बैठने चला गया। वो बहुत खुश दिख रहा था। अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे। मून, नट, पर्किंसन, फिर जुड़वा बहनों की बारी, पाटिल और पर्टिल, फिर सैली एंड पार्क्स और फिर आखिरकार हैरी पॉटर। जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे। पूरे हाल में आगे सुलगने जैसी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। क्या कहा पॉटर? हैरी पॉटर? हैरी ने टोपी को अपनी आंखों के ऊपर गिराने से पहले जो आखिरी दृश्य देखा वो यह था कि हाल के लोग उसे ठीक से देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंचा कर रहे थे। अगले पल वो टोपी के काले अंदरूनी हिस्से को देख रहा था। वो इंतजार करने लगा। उसके कान में एक धीमी आवाज ने कहा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काफी हिम्मत दिखती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुम्हें, और हे भगवान, हाँ, अपनी पहचान बनाने का इरादा भी है। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं तुम्हें कहाँ रखूं? हैरी ने स्टूल के कानों को पकड़ा और सोचा, नाक शक्ति नहीं, नाक शक्ति नहीं, नाक शक्ति नहीं। धीमी आवाज ने कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण है तुम्हें, और नाक शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़ द्वार। हैरी ने सुना कि टोपी ने आखिरी शब्द पूरे हाल के सामने चिल्लाकर बोला। उसने अपनी टोपी उतारी और कांपते कदमों से गरुड़ द्वार की टेबल की तरफ बढ़ गया। चुन लिए जाने और नाक शक्ति में न जाने पर उसे इतनी ज्यादा राहत मिली कि उसका ध्यान इस तरफ ही नहीं गया कि उसके चुने जाने पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। प्रीफेक्ट पर्सी उठा और उसने हैरी से उत्साह से हाथ मिलाया, जबकि विज़ली बंधु चिल्लाए,
हमें पॉटर मिल गया, हमें पॉटर मिल गया। हैरी उस गुलबंद पहने भूत के सामने बैठ गया जिसे वो पहले देख चुका था। भूत ने उसकी बाह थपथपाई और हैरी को अचानक ऐसा भयानक एहसास हुआ जैसे उसने अपना हाथ बर्फ से पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो। अब वो ऊंची टेबल को ठीक तरह से देख सकता था। उसके सबसे करीब वाले कोने पर हैग्रिड बैठा था। हैरी और हैग्रिड की आंखें जब मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे बधाई दी। हैरी ने जवाब में मुस्कुराया और वहां ऊंची टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सुनहरी कुर्सी पर एल्बस डम्बलडोर बैठे थे। हैरी ने उन्हें तत्काल पहचान लिया क्योंकि वो ट्रेन में चॉकलेट के मेंढक वाले कार्ड में उनकी फोटो देख चुका था। डम्बलडोर की चांदी जैसे बाल पूरे हाल में एक लौती ऐसी चीज थी जो भूतों जितने चमक रहे थे। हैरी ने प्रोफेसर क्लूरिच यानी उस घबराए हुए युवक को भी पहचान लिया जिसने वो रिश्ती कढ़ाई में मिल चुका था। बड़ी बैंगनी पगड़ी में वे बहुत अजीब दिख रहे थे और अब चुने जाने के लिए सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। लीरा टर्पिन चीलघात में गई और फिर रॉन की बारी थी। रॉन का चेहरा अब तक पीला हरा हो चुका था। हैरी के टेबल के नीचे अपनी उंगलियां वापस में बांध ली और 1 सेकंड बाद टोपी चिल्लाए, गरुड़ द्वार। जब रॉन उसके पास वाली कुर्सी में थम से बैठा तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी जोर जोर से तालियां बजाई। बहुत अच्छे रॉन, शाबाश, पर्सी वीजली ने बड़प्पन से कहा। फिर ब्लेज जेवनी को नागशक्ति के लिए चुना गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चमड़े के कागज का रोल मोड़ा और बोलती टोपी उठाकर ले गई। हैरी ने अपनी सुनहरी ख्याली प्लेट की तरफ देखा। उसे अब जाकर ध्यान आया कि वो कितना भूखा था। उसे लग रहा था जैसे कद्दू के पेस्ट्री खाए हुए सदियां बीत चुकी थी। तभी एल्विस डम्बलडोर खड़े हुए। वे विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बाहें चौड़ी खुली थी जैसे उन लोगों को देखने से बढ़कर खुशी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती थी। स्वागत है, उन्होंने कहा। हॉगवर्ट्स में नए साल में स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग दावत शुरू करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा और ये रहे वे शब्द: उल्लू, चबड़ी, पुटपुट, चिकोटी। धन्यवाद। वे बैठ गए। सबने खुश होकर तालियां बजाई। हैरी के समझ में नहीं आया कि हंसना चाहिए या नहीं। क्या वे थोड़े से पागल हैं? हैरी ने पर्सी से दुविधा में पूछा। पागल? पर्सी ने गर्व से कहा। वे जीनियस है, दुनिया के बेहतरीन जादूगर। पर हाँ, वे थोड़े खिसके हुए जरूर है। आलू लोगे हैरी? हैरी का मुंह खुला रह गया। उसके सामने की प्लेट अब भोजन से भरी हुई थी। उसने इतनी सारी मनपसंद चीजें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थी। रोस्ट बीफ, रोस्ट चिकन, पोर्क चार्म्स और लैम्ब चॉप्स, कबाब, बेकन और स्टीक, उबले आलू, भुने आलू, चिप्स, यॉर्कशायर पुडिंग, मटर, गाजर, ग्रेवी, केचप और किसी अजीब कारण से मिंट कैंडी। डर्सली परिवार में हैरी को पूरी तरह भूखा तो नहीं रखा जाता था, परंतु उसे उसकी पसंद का खाना नहीं मिल पाता था। हैरी को जो चीज सचमुच चाहिए होती थी उसे डडली हमेशा ले लेता था, चाहे उसे खाने के बाद वो बीमार ही क्या होना पड़े। हैरी ने अपनी प्लेट में मिंट कैंडी को छोड़कर बाकी सभी चीज थोड़ी थोड़ी ले ली और खाने पर टूट पड़ा। सब चीजें बहुत स्वादिष्ट थी, देखकर अच्छा लगता है।
गुलूबंद पहने भूत ने दुख भरी आवाज में कहा, जो हैरी को अपना स्टिक काटते हुए देख रहा था। क्या आप नहीं खा सकते? मैंने पिछले 400 सालों से कुछ नहीं खाया है, भूत ने कहा। जाहिर है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी इसकी कभी उखड़ती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना परिचय दिया है। सर निकोलस जे मिम्पी पार्पिंगन, गरुड़ टावर का भूत। मैं जानता हूँ आप कौन है, रॉन ने अचानक कहा। मेरे भाइयों ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप लगभग सिरकटे निक हैं। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे सर निकोलस जे मिम्सी के नाम से बुलाओ, भूत ने तोड़ा तनकर कहा। परंतु रैत जैसे बालों वाला सिम्स फिनिगन बीच में बोल पड़ा। लगभग सिरकटे? कोई आदमी लगभग सिरकटा कैसे हो सकता है? सर निकोलस का मूड उखड़ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चर्चा उस रास्ते पर नहीं जा सकती थी जिस रास्ते पर वो उसे ले जाना चाहता था। इस तरह उसने चीरते हुए कहा। उसने अपना बायां कान पकड़ा और उसे छिटक दिया। उसका पूरा सिर गर्दन के पास से लटक गया और कंधे पर गिर पड़ा, मानो यूं किसी कब्जे पर झूल गया हो। साफ दिख रहा था कि किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की थी, परंतु उसने यह काम ठीक से नहीं कर पाया। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर लगभग सिरकटे नीक ने खुश होकर अपने सिर को वापस अपनी गर्दन पर लगा लिया और खांसते हुए कहा, तो गरुड़ द्वार के नए विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि इस साल हाउस चैंपियनशिप जीतने में तुम हमारी मदद करोगे। गरुड़ द्वार इतने लंबे समय तक बिना जीते कभी नहीं रहा। नाग शक्ति लगातार 6 साल से कब जीत रहा है। खूनी नवाब को सहन करना मुश्किल हो जाता है। वो नाग शक्ति का भूत है। हैरी ने नाग शक्ति की टेबल की तरफ देखा। वहां पर एक भयानक भूत बैठा था, जिसकी घुटती आंखें भावहीन थी, चेहरा दुबला था और कपड़े चांदी जैसे खून से रंगे हुए थे। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वो भूत मैल्फॉय के ठीक पास बैठा था, जो इस बैठक व्यवस्था से खास खुश नहीं लग रहा था। उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे लगा हुआ है? सेमस ने बहुत दिलचस्पी से पूछा। मैंने कभी पूछा नहीं, लगभग सिरकटे नीक ने नजाकत से कहा। जब सबने भरपेट खा लिया तो बचा हुआ खाना उनकी प्लेटों से गायब हो गया और प्लेटें पहले ही की तरह चमकने लगी। एक पल बाद पुडिंग सामने आ गई। हर स्वाद की आइसक्रीम मौजूद थी। एप्पल पाई, ट्रिकल पेस्ट्री, चॉकलेट एक्लियर्स और जेम डोनट्स, स्पॉन्ज केक, स्ट्रॉबेरीज, जेली, राइस पुडिंग। जब हैरी ने ट्रिकल पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवारों की तरफ हो गई। मैं मिला जुला हूँ, सेम्स ने कहा। मेरे डैडी मगलू है और मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने अपनी जादूगरनी होने की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। ये सुनकर उनके तो होश उड़ गए। बाकी लोग हंसे। और तुम नेविल? रॉन ने कहा। मेरी दादी ने मुझे पाला है और वे जादूगरनी है, नेविल ने कहा। परंतु पूरा परिवार यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मगलू था। एल्गी दादाजी हमेशा मुझे असावधान पाने की कोशिश करते रहे ताकि मुझसे जादू का कोई सबूत हासिल कर ले। उन्होंने मुझे एक बार ब्लैकपुल फायर के किनारे से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब गया, परंतु तब तक कुछ नहीं हुआ। तब तक मैं 8 साल का नहीं हो गया। एक दिन एल्गी दादाजी चाय पर घर आए और वे मेरे पैर पकड़कर मुझे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से लटका रहे थे कि तभी एनी दादी ने उन्हें खाने के लिए केक दिया।
ध्यान बढ़ जाने के कारण एल्गी दादाजी ने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं उछलकर नीचे गया, पूरे बगीचे और सड़क तक। वे लोग सचमुच खुश थे। दादी तो इतनी खुश हुई कि रोने लगी, और जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वे सोच रहे थे कि मुझ में यहाँ आने की इतना जादू नहीं होगा। एल्गी दादाजी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेंढक खरीद कर दिया। हैरी के दूसरी तरफ पर्सी वीजली और हरमाइनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। मुझे आशा है वे लोग तत्काल पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को कितना कुछ है। मेरी रुचि खास तौर पर रूप परिवर्तन में है, यानी किसी चीज को किसी दूसरे चीज से बदलना। जाहिर है इसे बहुत कठिन समझा जाता है। शुरुआत में तुम्हें छोटी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इसी तरह की चीजें। हैरी के शरीर अब पर्याप्त गर्मी आ चुकी थी और उसे नींद आ रही थी। उसने एक बार फिर ऊंची टेबल की तरफ देखा। हैग्रिड अपने प्याले में से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैगोनागल प्रोफेसर डम्बलडोर से बात कर रही थी। अजीबोगरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्विरल एक टीचर से बात कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी थी और चमड़ी पीली थी। ये एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाले टीचर ने क्विरल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधे देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज तीखा दर्द उठा। आउच! हैरी ने अपना एक हाथ अपने सिर पर टोका। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द जिस तरह अचानक आया था उसी तरह अचानक चला गया। परंतु टीचर की नजरों से हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। ये एहसास कि वे हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रोफेसर क्विरल से बात करने वाले टीचर कौन है? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्विरल को पहले से ही जानते हो? कोई हैरानी नहीं कि क्विरल इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि वे प्रोफेसर स्नेप से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप जादुई कार्य का विषय पढ़ाते हैं, परंतु वे इस विषय पर नहीं पढ़ाना चाहते। सबको मालूम है कि वे क्विरल की तरह पढ़ाना चाहते हैं, गुप्त कलाओं के बारे में। स्नेप को बहुत ज्यादा ज्ञान है। हैरी ने कुछ समय तक स्नेप को देखा, पर स्नेप ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। और फिर अंत में पुडिंग भी गायब हो गई और प्रोफेसर डम्बलडोर एक बार फिर खड़े हुए। हाल में हम खामोशी छा गई। अच्छा, अब जब हमने खा पी लिया है तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। साल के शुरू में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे ये ध्यान रखें कि अंधेरे जंगल में किसी हालत में कोई छात्र नहीं जाएगा, और हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी भी इसका ध्यान रखें तो बेहतर होगा। डम्बलडोर की चमकती आंखें वीजली भाइयों की दिशा में मुड़ गई। हमारे चौकीदार मिस्टर फ्लीच ने मुझे कहा कि हमें आप सबको याद दिला देना चाहिए कि पीरियड्स के बीच में गलियारों में जादू करना मना है। क्विडिच के ट्रायल सत्र के दूसरे सप्ताह से आयोजित होंगे। अपनी हाउस टीम के लिए खेलने में जिसकी दिलचस्पी हो वो मैडम हुज से संपर्क करें। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से की गलियारों में जाना मना है, वरना आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं। हैरी हंसा, परंतु वो उन गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने ऐसा किया। वे गंभीर तो नहीं है? उसने पर्सी से कान में कहा। बिल्कुल होंगे, पर्सी ने डम्बलडोर को घूरते हुए कहा। यह अजीब है क्योंकि आमतौर पर वे हमें कारण बताते हैं कि हमें कहीं पर जाने की इजाजत क्यों नहीं है। सब जानते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर है।
मुझे लगता है कि कम से कम उन्हें हम प्रीफेक्स को तो ये कारण बताना चाहिए था। और अब इससे पहले कि हम बिस्तर पर जाए, हम अपने स्कूल का गीत गाएंगे, डम्बलडोर चिल्लाए। हैरी ने देखा कि बाकी टीचर्स की मुस्कुराहट थोड़ी सिमट गई थी। डम्बलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे वो इसे सिर से मक्खी भगाना चाहते हो। एक लंबी सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकली, जो टेबलों के ऊपर उठी और सांप की तरह लहराते हुए शब्द में बदल गई। सब अपनी मनपसंद धुन चुन ले, डम्बलडोर ने कहा, और अब हम शुरू करते हैं। और स्कूल में ये शब्द गूंज उठे, हॉगवर्ट्स हॉगवर्ट्स हॉगवर्टी हॉगवर्ट्स, हमें कुछ सिखाओ मेहरबानी करके। चाहे हम बुरे और गंजे हो या छीले घुटने वाले लड़के, हमारे सीन में तुम भर दो थोड़ा दिलचस्प ज्ञान, क्योंकि अभी हमारी खोपड़ी में सिर्फ हवा भरी है और है भरी भरी मक्खियां तथा कचरे जैसा सामान। हमें सिखाओ जानने लायक चीजें, याद दिलाओ जो हम है भूल चुके। अपनी बेहतरीन कोशिश करो, बाकी हम कर लेंगे और सीखेंगे जब तक कि हमारा दिमाग ना पक जाए। हर एक ने ये गीत अलग अलग समय पर खत्म किया। अंत में केवल वीज़ली भाइयों ही बहुत धीमे राग में गा रहे थे। डम्बलडोर ने अपनी छड़ी से उनकी आखिरी लाइनों का संचालन किया। गीत खत्म होने पर बाकी लोगों ने तालियां बजाई और डम्बलडोर ने सबसे तेज ताली बजाई। आह संगीत, उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। हम यह जो जादू करते हैं उससे भी बड़ा जादू। और अब सोने का समय, अब आप यहाँ से चल दीजिए। गरुड़ द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करते हुए भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग बड़े हॉल के बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी के पैर एक बार फिर बहुत भारी हो रहे थे, परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और उसने ज्यादा खा लिया था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसे ये देखकर भी हैरानी नहीं हुई कि गलियारों में लगी तस्वीरों के लोग कानाफूसी कर रहे थे और उनके पास से गुजरते समय इशारा भी कर रहे थे। जब पर्सी 2 बार उन्हें ऐसे दरवाजों से ले गया जो फिसलने वाली पैनल और झूलते हुए पर्दों के पीछे छुपे थे, तो भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सभी बच्चे जंपाई लेते हुए और अपने पैरों की घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, पर सीढ़ियां थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हैरी सोच रहा था अभी उन्हें कितनी दूर और जाना पड़ेगा कि तभी भी अचानक रुके। छड़ियों का एक गट्टर बीच हवा में उनके सामने तैर रहा था और जब पर्सी आगे की तरफ बढ़ा तो गट्टर छड़ियों को एक एक करके उसकी तरफ फेंकने लगा। पेवेज है, पर्सी ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को फुसफुसा कर बताया। एक भूख, उसने ऊंची आवाज में कहा, पेवेज सामने आओ। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज आई, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल रही हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खूनी नवाब को बुलाऊं? फटाक जैसी आवाज हुई और कुटिल काली आंखें तथा चौड़े मुंह वाला एक नाटा आदमी सामने आया, जो हवा में तैर रहा था और छड़ियों को गट्टर पकड़े था। उसने बुरी सी खिलखिलाहट से कहा, फर्स्ट ईयर के बच्चे, कितनी मजेदार बात है। वो अचानक उनकी तरफ झपटा। सबने अपने सिर झुका लिए। दूर हटो प्लीज, वरना मैं नवाब को इस बारे में बता दूंगा। मैं सचमुच बता दूंगा, पर्सी ने गरजते हुए कहा। पीविज ने अपनी जीभ बाहर निकाली और गायब हो गया, परंतु जाते जाते वो छड़ियों को नेविल के सिर पर गिराता हुआ गया। उन्होंने उसे दूर जाते सुना और जाते जाते
वो सजावटी चीहड़ बख्तियों से टकराता हुआ गया। जब वे दोबारा चलने लगे तो पर्सी बोला, तुम्हें पीवीच से बचकर रहना पड़ेगा। खूनी नवाब ही है जो उसे काबू में रख सकता है। वो हम प्रीफेक्ट्स तक की बात नहीं सुनता। लो हम आगे। गलियारों के आखिरी सीढ़े पर गुलाबी रेशम की पोशाक में एक बहुत मोटी औरत की तस्वीर टंगी थी। पासवर्ड? उसने पूछा। कैपिट ड्रैकोनस, पर्सी ने कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुक गई और दीवार में एक गोल छेद दिखाई दे पड़ा। वे सब उसमें घुस गए। नेविल को एक पैर उठाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी और उन लोगों ने खुद को गरुड़ द्वार के हॉल में पाया। ये गरुड़ द्वार कुर्सियों से बड़ा शानदार गोल कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजे से उनके कमरों तक। सर्पीली सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले सिर पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि वे टावर में पहुंच चुके थे। उन्होंने आखिरकार अपने बिस्तर खोज लिए। 5 पलंग थे जिन पर गहरे लाल मखमल के पर्दे थे। उनके संदूक पहले ही आ चुके थे। वे इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपना अपना पायजामा पहना और बिस्तर पर लुढ़क गए। खाना शानदार था, है ना? रॉन ने पर्दों के पीछे से हैरी से बुदबुदा कर कहा। दूर हटो स्केवर्स, वो मेरी चादर कुतर रहा था। हैरी रॉन से पूछने वाला था कि क्या उसने ट्रिकल पेस्ट्री खाई थी, परंतु इससे पहले कि वो ये पूछ पाता, हैरी तत्काल सो गया। शायद हैरी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, क्योंकि उसने एक अजीब सपना देखा। वो प्रोफेसर क्विरल की पगड़ी पहने था जो उसे बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे तत्काल नागशक्ति में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही उसकी तकदीर में लिखा है। हैरी ने पगड़ी को बताया कि वो नागशक्ति में नहीं रहना चाहता। पगड़ी भारी होती गई। हैरी ने उसे उतार कर फेंकने की कोशिश की, परंतु पगड़ी उसके सिर पर कसती चली गई, जिससे उसे दर्द होने लगा और वो फिर वहां पर मैल्फॉय दिखा, जो उसे पगड़ी से जूझते देखकर उस पर हंस रहा था। फिर मैल्फॉय मूरी नाक वाले टीचर यानी स्नेप में बदल गया, जिसकी हंसी ऊंची और ठंडी होती चली गई और हैरी हरी रोशनी की एक चौकाचंद हुई और हैरी पसीना पसीना होकर कांपते हुए जाग गया। उसने करवट बदली और वो फिर से सो गया। जब वो अगले दिन जागा तो इस सपने को पूरी तरह भूल चुका था। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। बाय बाय।